नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल पंकज गुप्ता क्लासेस में। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास का टॉपिक है वो है मौर्योत्तर काल यानी पोस्ट मॉडर्न पीरियड। आज हम लोग पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ उसको पढ़ लिया था। तो दोस्तों, बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं मौर्योत्तर काल। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह आती है कि मौर्योत्तर काल क्या है। तो हमें यह पता है कि 185 ईसा पूर्व में पुष्पमित्र शुंग के द्वारा मौर्य साम्राज्य को समाप्त किया गया, उसका पतन किया गया। तो दोस्तों, ईसा पूर्व दूसरी सदी से लेकर ईसा की तीसरी सदी तक का जो काल है, इस समय काल को हम लोग बोलते हैं मौर्योत्तर काल। यानी ईसा पूर्व दूसरी सदी से लेकर ईसा की तीसरी सदी तक का जो समय काल है, इस समय काल को हम लोग बोलते हैं मौर्योत्तर काल। दोस्तों, इन 500 साल भारत में मध्य एशिया की कई सारी खानाबदोश जनजातियों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना अधिकार स्थापित किया। अगर हम क्रम से इनके बारे में पढ़ें तो सबसे पहले भारत पर इस समय काल में आक्रमण किया हिंद यूनानियों ने। उसके बाद शकों के द्वारा, उसके बाद पल्लव और सबसे अंत में कुषाणों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया और भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर इन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया। तो सबसे पहली बात यहां पर दोस्तों यह आती है कि इनके विषय में हमें जानकारी कहां से मिलती है। तो दोस्तों, मौर्योत्तर काल तो साहित्य के लिए बहुत सुनहरा काल माना जाता है। इस काल में बहुत सारे साहित्य की रचना हुई है जो इस समय काल पर, इसकी राजनीतिक स्थिति पर, आर्थिक स्थिति पर, सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा कई अभिलेख भी हमें इस काल के प्राप्त हुए हैं जो हमें मौर्योत्तर काल के विषय में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, साहित्यिक स्रोत में जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है बुद्ध चरित्र। दोस्तों, जो कनिष्क था कुषाणों का सबसे महान शासक, उसका दरबारी कवि था अश्वघोष। उस अश्वघोष ने इस पुस्तक की रचना की है। यह पुस्तक संस्कृत भाषा में है और इस पुस्तक से हमें मौर्योत्तर काल के विषय में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, इसके अलावा एक पुस्तक और है जिसका नाम है मलिंद पन्हु। इस पुस्तक की रचना प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा की गई और दोस्तों, यह पुस्तक भी मौर्योत्तर काल के विषय में जानकारी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण अभिलेख भी हमें प्राप्त हुए हैं जो हमें मौर्योत्तर काल के विषय में जानकारी देते हैं, जिनमें सबसे पहला अभिलेख हमें मिला है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों, यह अभिलेख संस्कृत भाषा में है और गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से हमें प्राप्त हुआ है। और जो दूसरा महत्वपूर्ण अभिलेख है वो है पुष्पमित्र शुंग का अयोध्या अभिलेख। दोस्तों, इस अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्पमित्र शुंग के द्वारा भारत में उन्हें वैदिक संस्कृति की स्थापना की गई और इसी के प्रतीक स्वरूप पुष्पमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था।
तो 2 अश्वमेध यज्ञों की जानकारी हमें इस अयोध्या अभिलेख से मिलती है, जो हमें पुष्पमित्र शुंग का प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ स्रोत थे जो हमें मौर्योत्तर काल के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं एक एक करके कौन कौन सी जनजाति ने भारत पर आक्रमण किया और भारत के किस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो मैंने आपको यह बताया अभी कि मौर्योत्तर काल में, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले आक्रमणकारी थे, उनका नाम था हिंद यूनानी। तो दोस्तों ये हिंद यूनानी कौन थे, पहले आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ लो। आप सब लोगों को याद है सेल्यूकस निकेटर, जो चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने 322 ईसा पूर्व में ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, तो इस पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र को अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सौंपकर सिकंदर वापस लौट गया यूनान, जहां रास्ते में बेबीलोन के निकट उसका स्थानीय जनजातियों के साथ संघर्ष हुआ, जिसमें वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। और इस तरीके से ये जो पश्चिमोत्तर भारत का जो क्षेत्र था, ये सेल्यूकस निकेटर के हाथों में आ गया। तो ये जो हिंद यूनानी थे, ये वास्तव में हिंद यूनानी इसी सेल्यूकस निकेटर के उत्तराधिकारी थे। तो दोस्तों हुआ क्या कि इनके बिल्कुल पश्चिम में, यहां पर दोस्तों शक एक खानाबदोश बर्बर जाति निवास करती थी। ये खानाबदोश जाति थी और भोजन की तलाश में लगातार चीन पर और भारत पर आक्रमण करती रहती थी। दोस्तों जब चीन पर इन शकों के आक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो जो चीन का शासक था, जिसका नाम था हुआंगटी, उसने चीन की पश्चिमी सीमा की रक्षा करने के लिए चीन की विशाल दीवार का निर्माण करा दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि इन शकों के जो आक्रमण थे वो अब भारत पर बढ़ गए। इसके साथ साथ इन शकों ने क्या किया, ये जो सेल्यूकस के उत्तराधिकारी थे, जिनको हम लोग हिंद यूनानी कहते हैं, इन हिंद यूनानी शासकों को भी दबाना शुरू किया और लगातार इनके ऊपर आक्रमण करने लगे। तो ये जो हिंद यूनानी शासक थे, जिनका मूल निवास स्थान ऑक्सस नदी था, दोस्तों यहां पर एक नदी है ऑक्सस, और इसी ऑक्सस नदी के दक्षिण में इन हिंद यूनानियों का मूल निवास स्थान था। तो जब शकों के आक्रमण लगातार इन हिंद यूनानियों पर बढ़ गए, तो इन हिंद यूनानियों ने दब करके क्या किया, अपना मूल निवास स्थान तो छोड़ दिया और सिंधु नदी को पार करके भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों भारत की जो पश्चिमोत्तर सीमा थी, वो इस समय इस आक्रमण को झेलने की स्थिति में नहीं थी, और जिसका परिणाम यह हुआ कि पश्चिमोत्तर भारत का एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र था, वो इन हिंद यूनानी शासकों के अधिकार क्षेत्र में आ गया, और इस क्षेत्र में आकर के हिंद यूनानी बस गए। दोस्तों इन हिंद यूनानी शासकों का जो सबसे प्रतापी शासक था, जिसका नाम था मलिंद नहीं दोस्तों, मिनांडर नाम था उसका। मिनांडर इन हिंद यूनानियों का सबसे प्रतापी शासक था। दोस्तों उसने साकल को अपनी राजधानी बनाया, जो आज पाकिस्तान में है। तो इन हिंद यूनानियों की जो राजधानी थी वो साकल थी, और मिनांडर के समय इन हिंद यूनानियों का जो साम्राज्य था वो मथुरा के क्षेत्र तक विस्तृत हो चुका था। दोस्तों मिनांडर ने मथुरा से आगे बढ़कर के अयोध्या पर आक्रमण किया, जहां पर उसका सामना पुष्पमित्र शुंग के साथ हुआ, और पुष्पमित्र शुंग ने इस मिनांडर को बहुत बुरी तरीके से युद्ध में हराया था। तो दोस्तों यह था मिनांडर। एक चीज और इन हिंद यूनानियों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये जो हिंद यूनानी थे, धर्म नहीं था,
ना ही अपनी कोई संस्कृति थी, क्योंकि उस समय भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार चल रहा था। तो स्वाभाविक सी बात है, मेनांडर भी बौद्ध धर्म के प्रभाव में आ गया और उसी समय इसकी मुलाकात एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ हुई। दोस्तों, मेनांडर ने बौद्ध धर्म के ऊपर बहुत सारे प्रश्न नागसेन से किए और इन प्रश्नों का उत्तर नागसेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, जिसका नाम है मलिंद पन्नो, इसमें किया है। तो दोस्तों, यह पुस्तक उस तत्कालीन समाज के विषय में हमें कई सारी जानकारी प्रदान करती है। दोस्तों, हिंद यूनानी भारत में पहले शासक थे जिन्होंने भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन किया। ध्यान रखना, भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन करने वाले जो शासक थे, सबसे पहले हिंद यूनानी थे। इन्होंने ही भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन किया। इनके सिक्कों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इनके सिक्कों पर इनके राजा की आकृति बनी हुई थी। यानी हम यह कह सकते हैं कि ये जो सिक्का था, उस आकृति को देख करके ये किस हिंद यूनानी शासक के द्वारा जारी किया गया था। ये इनके सिक्कों की बहुत मूलभूत और विशिष्ट विशेषता है। तो दोस्तों, ये थे हिंद यूनानी। आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इन लोगों ने आगे बढ़कर के भारत के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया और साकल को अपनी राजधानी बनाया। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं शकों की कि ये शक कौन थे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, ये जो शक थे, ये मध्य एशिया की एक खानाबदोश और बर्बर जनजाति थी, जो लगातार भोजन के लिए चीन और भारत पर आक्रमण करती थी। चीन के राजा हुआंगटी ने पश्चिमी चीन की रक्षा करने के लिए यहां पर विशाल चीन की दीवार का निर्माण करा दिया। तो दोस्तों, इन शकों ने क्या किया, सबसे पहले जो सेल्यूकस के उत्तराधिकारी थे, जिनको हम लोग हिंद यूनानी कहते हैं, उनको दबाने का नंबर लगाया, जिसके परिणाम स्वरूप ये हिंद यूनानियों ने अपना मूल निवास स्थान तो छोड़ दिया और सिंधु नदी को पार करके भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस तरीके से इन हिंद यूनानियों का जो मूल निवास स्थान था, जो सेल्यूकस नदी के दक्षिण में अवस्थित था, उस पर इन शकों का अधिकार हो गया। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद ही हिंद यूनानियों के पीछे पीछे शक भी भारत आ गए और इन शकों ने हिंद यूनानियों को भारत से खदेड़ दिया और भारत के बहुत बड़े अधिकार क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया। दोस्तों, शकों द्वारा जो क्षेत्र पर अधिकार किया गया था, वो हिंद यूनानी शासकों से भी अधिक था। ये जो शक थे, ये भारत में 5 शाखाओं में बंट करके आए थे, जिनकी जो सबसे पहली शाखा थी, उसने सबसे पहले अफगानिस्तान पर अधिकार स्थापित किया। तो जो पहली शाखा थी वो अफगानिस्तान तक सीमित हो गई और उसने अफगानिस्तान के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। जो दूसरी शाखा थी, उसने पंजाब के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया और दोस्तों, तीसरी शाखा ने पंजाब से आगे बढ़ करके मथुरा के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया। चौथी शाखा शकों की पश्चिमी भारत में स्थापित हुई, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का क्षेत्र शामिल था। और दोस्तों, जो 5वीं शाखा थी, उसने दक्कन के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो इस तरीके से आप देखोगे, बहुत बड़े क्षेत्र पर इन शकों ने अपना राज्य क्षेत्र स्थापित किया है। दोस्तों, मैं यहां पहले लिख देता हूं। सबसे पहली शाखा स्थापित हुई अफगानिस्तान में, दूसरी शाखा ने पंजाब के क्षेत्र पर अपना अधिकार किया
शकों की तीसरी शाखा ने मथुरा के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया। चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत पर अपना अधिकार स्थापित किया। और पांचवी शाखा ने दक्कन के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया। दोस्तों आप लोग यहां मैप में देख सकते हो कि किस तरीके से शकों ने भारत पर अपना अधिकार स्थापित किया है। दोस्तों आपको एक विशेष बात और मैं यहां बता दूं, मध्य प्रदेश में जो उज्जैन है, उज्जैन का कोई राजा है जिसका नाम इतिहास में हमें मालूम नहीं पड़ता है। उज्जैन के राजा ने शकों की चौथी शाखा के किसी शासक को युद्ध में बहुत बुरी तरीके से परास्त किया था और उसे उज्जैन से बाहर खदेड़ा था। इस विजय के उपलक्ष्य में उस उज्जैन के शासक ने विक्रम संवत की स्थापना की। जो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व है वो इसी उपलक्ष्य में स्थापित किया गया था। हमें उस उज्जैन के शासक का नाम नहीं पता चलता, लेकिन हमें यह पता चलता है कि उसने शकों के किसी शासक को युद्ध में हराया था और युद्ध में हराने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व की उसने स्थापना की थी। दोस्तों इसके अलावा उस उज्जैन के शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की और उसके बाद से भारत में विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने का एक चलन शुरू हो गया। जिस किसी राजा ने कोई बड़ा कार्य किया उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और इस तरीके से भारत के इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य शासक हुए। तो दोस्तों हम लोग इन शकों के बारे में पढ़ रहे थे। तो इन शकों की जो चौथी शाखा थी, इस चौथी शाखा ने सबसे लंबे समय तक भारत पर अपना शासन स्थापित किया है। दोस्तों जो गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके द्वारा इस शकों की चौथी शाखा को युद्ध में हरा करके इन शकों को भारत से बाहर खदेड़ा गया है। तो ईसा पूर्व दूसरी सदी से लेकर के ईसा की तीसरी सदी तक, या मैं ये कह सकता हूं कि चौथी सदी की शुरुआत तक, जो शकों की चौथी शाखा थी उसने भारत पर शासन किया और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली शाखा बनी। और इसी शाखा का सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसका नाम था रुद्रदामन। और इस रुद्रदामन की जो हमें जानकारी है वो इसके जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलती है, क्योंकि जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में हमें मिला है। इससे यह पता चलता है कि यह जो रुद्रदामन था यह संस्कृत भाषा का प्रेमी था। इससे एक बात दोस्तों और पता चलती है, अगर आप मौर्य काल तक पढ़ो तो मौर्य काल तक के हमें जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो प्राकृत भाषा में प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि ईसा पूर्व तीसरी सदी तक स्थानीय तौर पर प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। लेकिन ईसा की दूसरी सदी के जो अभिलेख हैं वो हमें संस्कृत भाषा में प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो साहित्य है वो हमें संस्कृत भाषा में प्राप्त हुआ है। इससे यह पता चलता है कि ईसा की दूसरी सदी, ईसा पूर्व दूसरी सदी में आकर के संस्कृत भाषा का जो प्रयोग था वो स्थानीय तौर पर किया जाने लगा था। दोस्तों ये जो रुद्रदामन था ये सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का समकालीन था। इस रुद्रदामन ने इस सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को बहुत बुरी तरीके से युद्ध में हराया था और इन सातवाहनों को एक बहुत ही छोटे से क्षेत्र तक, अगर रुद्रदामन चाहता
तो इन सातवाहनों का समूल नाश कर सकता था। लेकिन रुद्रदामन ने अपनी बेटी का जो विवाह था वो इस सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के साथ किया था, और इसी वजह से इस रुद्रदामन ने इन सातवाहन शासकों का समूल नाश नहीं किया है। दोस्तों, जब आप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पढ़ते हो, मैं आपको जूनागढ़ अभिलेख के बारे में थोड़ा बता दूं। यह जो जूनागढ़ अभिलेख है यह गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से हमें प्राप्त हुआ है, जो एक शुष्क क्षेत्र है, और इस शुष्क क्षेत्र में सिंचाई की एक प्रसिद्ध झील थी जिसका नाम था सुदर्शन झील, और इस झील के किनारे ही यह जूनागढ़ अभिलेख अवस्थित है। और इस जूनागढ़ अभिलेख से इस झील का पूरा इतिहास हमें प्राप्त होता है। इसी अभिलेख पर कई राजाओं का अभिलेख खुदा हुआ है। जब आप इस जूनागढ़ अभिलेख को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इस झील का जो निर्माण था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था, और जो इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए एक प्रसिद्ध झील थी। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के 300 वर्ष बाद यह झील टूट गई थी। तब यह जो रुद्रदामन था, उस समय यहां का शासक रुद्रदामन था, तो रुद्रदामन ने स्वयं के राजकोष से इस सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया था। तो दोस्तों, यह जूनागढ़ अभिलेख इस रुद्रदामन के विषय में पता चलता है कि यह अपनी जनता के प्रति बहुत सजग और जागरूक शासक था, और जनता में भी यह बहुत लोकप्रिय रहा होगा। दोस्तों, अभी मैंने आपको एक बात और बताई कि ये जो शक थे ये 5 शाखाओं में बंट करके भारत आए थे, और जिनमें ये जो चौथी शाखा थी शकों की, जिसने गुजरात के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया था, भारत में सबसे लंबे समय तक इस शाखा ने शासन किया। और इसका मूल कारण यह था दोस्तों कि इस गुजरात के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध बंदरगाह था जिसका नाम था भड़ौच। यह भड़ौच बंदरगाह पश्चिमोत्तर या पश्चिम के देशों के साथ व्यापार करने का एक प्रमुख केंद्र था। तो इस व्यापार से ये शकों की जो चौथी शाखा थी वो लाभान्वित हो रही थी, और लाभान्वित होने की वजह से इस चौथी शाखा की आर्थिक स्थिति मजबूत थी, और इसी कारण ये सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन करने में सफल रही। तो दोस्तों, ये थे शक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुषाणों को पढ़ेंगे दोस्तों, और इसके साथ साथ हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब 500 साल तक इन लोगों के द्वारा भारत पर शासन किया गया तो भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में क्या परिवर्तन आए, क्या स्थिति थी, इन सब चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।